ठीक है, अगली न्यूज में चलते हैं। ये हेल्थ की न्यूज है। इस न्यूज में कहा जा रहा है कि भाई अभी क्या हो रहा है। अभी तक तो ये था कि भाई टीके नहीं है, टीके नहीं है, फिर ये हुआ टीके आ गए, फिर ये हुआ कि भाई अब टीके तो हैं, लेकिन कोविड-19 बहुत तेजी से अपडेट कर रहा है अपने आप को। और जब अपडेट कर रहा है तो अब ये सवाल हुआ कि अब जो कोविड के नए वेरिएंट है मेरे पास, जैसे अभी जो सबसे बड़ा वेरिएंट आ रहा है उसका नाम है डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस। तो अब दुनिया भर में सवाल ये हो रहा है कि अभी जो आपके पास वैक्सीन है जो आप लोगों ने लगाई है, जैसे कोवैक्सीन, कोवैक्सीन तो मेरी आईसीएमआर प्लस भारत बायोटेक ने मिलकर बनाई है, और कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है। तो सवाल अभी तक तो ये था कि भाई कोविड-19 का जो हमारे पास वेरिएंट है उससे ये वैक्सीन कारगर है, लेकिन भाई अब कोविड-19 ने अपना रूप बदल लिया है, नई शक्तियां उसके पास आ गई, और अब जो उसका नया वेरिएंट है वो डेल्टा प्लस। अब डेल्टा प्लस जो है, अब जो नई नई रिपोर्ट्स आ रही वो कह रही हैं कि भाई डेल्टा प्लस उनको भी हो सकता है जिनको टीके लगे, यानी हमारे पास जो एंटीबॉडी है, जो इन वैक्सीन से एंटीबॉडीज बनी है वो इस डेल्टा प्लस में कारगर नहीं है। तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया कि अब करे क्या। अभी तक तो हम लोगों को यही टीका नहीं लगा पाए, और अब ये नया आ गया डेल्टा प्लस। तो ये बात चल रही है। कल की क्लास में मैंने बताया था मेरे देश में सबसे बड़ी संस्था जो है हेल्थ और रिसर्च को लेकर, उसका नाम है आईसीएमआर, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसने अपनी टीम बनाई, रिसर्च की, और उसने बोला क्यों ना हम इन दोनों को प्लस कर दें, यानी कोविशील्ड प्लस कोवैक्सीन को अगर हम मिक्स करके एक नया फॉर्मूला बना ले, इसको मिक्स करके एक नया फॉर्मूला बना ले और इसको हम लोगों को टीके के रूप में दें। लेकिन टीके के रूप में कैसे देंगे साहब, आपने तो 2 टीके वैसे ही लगवा दिए। तो इसका नाम ये लोग रख रहे हैं बूस्टर डोज। क्या नाम रखेंगे इसका? बूस्टर डोज। तो सरकार इस पे काम कर रही है। दुनिया भर के कई देश ऐसे, जैसे इजराइल है, वो तीसरा टीका भी लगा रहा है, तीसरा डोज भी लगा रहा है। वो लोग बूस्टर डोज में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि भगवान हो ना हो, कोविड-19 है और ये नहीं जाने वाला, ये अपना रूप बदलेगा। तो अब हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अभी हमारे पास कोविशील्ड कोवैक्सीन है, हम इसका मिक्सचर करने का सोच रहे हैं। इसकी हमें परमिशन आईसीएमआर दे रहा है। फिर जो उसका मिक्सचर होगा उसे आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, हमें फिर टीके लगवाने होंगे और उसका नाम रहेगा बूस्टर डोज। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जिसके लिए डब्ल्यूएचओ ने चिता दिया है कि भैया डेल्टा प्लस से बचो, तो डेल्टा प्लस पे दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं कि इसको कैसे रोका जाए, इस कोविड-19 के वेरिएंट को कैसे रोका जाए। तो अब सब अपने अपने हिसाब से बुद्धि लगा रहे हैं। आईसीएमआर ने बुद्धि लगाई और बोला यार क्यों ना इन दोनों को ब्लेंड करके हम एक बूस्टर डोज बना दें। तो ये है न्यूज। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कि अभी ये 100% इफेक्टिव नहीं है, अभी इस पे काम होगा। लेकिन ये बात तय है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन से जो आपके शरीर में एंटीबॉडी बनी है, यानी जो आपके शरीर में आपने सैनिक बनाए थे कि ये सैनिक बचा लेंगे हमें, वो सैनिक इस डेल्टा प्लस के सामने ढेर हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं बूस्टर डोज बनाने में। हम भी पीछे नहीं है, आईसीएमआर ने बोला है हमारे पास 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, क्यों ना इन दोनों को मिक्स करके एक बूस्टर डोज बना दें। अब ये मिक्स होगी, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसकी एंटीबॉडी कितनी इफेक्टिव होगी, फिर ये लोगों को कैसे लगेगी, वो भविष्य की बातें। लेकिन अभी क्या चीज हो रही है ये मैंने आपको बता दी। यहाँ तक की बात क्लियर है तो रिप्लाई करो। जी सर। ठीक है, तो अभी इसका ट्रायल चलेगा 60-70 दिन, उसके बाद इसका कुछ रिजल्ट आएगा। जब वो आएगा तब हम देख लेंगे। ये वैक्सीन के बारे में बात करनी है, मैंने आपको बता दी। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो कोविशील्ड है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, असल में ये जो वैक्सीन है ये ब्रिटेन की वैक्सीन है। ब्रिटेन में एक यूनिवर्सिटी, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड, और एक प्राइवेट कंपनी, इसका नाम है एस्ट्राजेनेका, इन दोनों ने मिलकर एक वैक्सीन बनाई, इसका नाम था कोविशील्ड। उस वैक्सीन को भारत में मैन्युफैक्चर करने का ठेका मिला था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। तो इसने वो ठेका पाया। ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है ये ब्रिटेन की है, ब्रिटेन की सरकार ने इसको फंड किया, वहाँ की यूनिवर्सिटी और वहाँ की प्राइवेट कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर इसको बनाया। अब कोविशील्ड दुनिया भर में बिक रही है और इसके बहुत सारे नाम है। कहीं इसका नाम AGD1222 है, कहीं CHADOX है, इनको आपको नहीं जानना। लेकिन ये जो फॉर्मूला था
ये मेरे भारत में बिका है कोविशील्ड के नाम से, इसलिए हम इसको कोविशील्ड जान रहे हैं। ये इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास ठेका है, एक तरह से लाइसेंस है इसको मैन्युफैक्चर करने का, इसलिए हमको ये मैन्युफैक्चर होकर मिल रही है, ठीक है। और इस वैक्सीन को जो हमने बनाया है, असल में हमने क्या किया है कि जो कोविड-19 का वायरस था, कोविड-19 का वायरस था, पहले उस वायरस को हमने चिंपांजी में डाला था, चिंपांजी में, और चिंपांजी में जब एंटीबॉडी बन गई, यानी अमिताभ बच्चन बन गए एंटीबॉडी, तब हमने इसका बना दिया कोविशील्ड। तब हमने इसको जो बनाया वो बन गया कोविशील्ड। और वहीं पे अगर मैं हाँ कोवैक्सीन की बात करूं कि कोवैक्सीन कैसे बनी है, तो कोवैक्सीन बनी भारत में है। कोवैक्सीन में क्या किया हमने, लाइव यानी जिंदा कोविड-19 का वायरस आपके शरीर में डाला है। लाइव वायरस आपके शरीर में डाला है। लाइव मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके शरीर में मतलब कोविड-19 फैलाएगा। लाइव मतलब असल में हमने उस वायरस को बेहोश किया है, एक तरह से उसको म्यूटेट किया है, या फिर उसको हमने सुला दिया है और उसके बाद आपको शरीर में डाल दिया है। और इसमें कोविशील्ड में हमने क्या किया था, पहले चिंपांजी में डाला था, उसके बाद वहां से जो एंटीबॉडी बनी थी वो आप में डाली। लेकिन कोवैक्सीन में सीधे उठाया और डाल दिया है, बस ये बेसिक डिफरेंस है। क्लियर है मेरी बात? रिप्लाई कर दूं? यस सर। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा जानना नहीं है अभी, पता नहीं क्या क्या देखना है हम लोगों को, कौन कौन से नए वायरस आ रहे हैं, ये सारी बातें मैंने तो यहाँ पे जो हमने वायरस यूज किया वो इनएक्टिवेटेड है, मतलब है तो पूरा वो वायरस है लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है। बाकी आपको नहीं जानना। आईसीएमआर क्या है, किसके अधीन काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करती है, देश की सबसे बड़ी संस्था है। सारे डिसीजन वही लेती है, किसको परमिशन देनी है, किस वैक्सीन को देश में लाना है, किसको नहीं लाना है, ट्रायल करना है नहीं करना है, सब करेगी आईसीएमआर, सब आईसीएमआर करती है। ठीक है, अगली न्यूज़ है उड़ीसा की। उड़ीसा में एक पूरा जिला है, उसका नाम है कोरापुट। वहाँ पे ये पहाड़ी जिला है, और ये जो जिला है ये आंध्र प्रदेश की बॉर्डर में है कोरापुट का, और यहाँ पे कोरापुट ट्राइबल्स रहते हैं। अब सवाल ये है कि भाई इनकी न्यूज़ क्यों आई, और इसकी न्यूज़ इकोनॉमी में क्यों आई, मतलब हमारे जो आदिवासी भाई हैं इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से पैसा आया, तो इकोनॉमी बढ़ी है। तो असल में जो कोरापुट वाला एरिया है, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं तो ये है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा में इधर वाला जो क्षेत्र है ये है कोरापुट, यानी समंदर के पास है। और काफ़ी इसको हम कह सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे जंगल बहुत बढ़िया है, और यहाँ पे लेटराइट मिट्टी है, तो इसलिए ये जो पूरी बेल्ट है ना, ये कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी है ये बेल्ट। और इसी के जस्ट नीचे आंध्र प्रदेश आता है। आंध्र प्रदेश का एक इलाका यहाँ पे, उसको कहते हैं अराकू वैली, अराकू वैली, वो भी कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ की कॉफ़ियों को जीआई टैग मिला हुआ है। आप लोग कॉफ़ी जानते हैं, कॉफ़ी का बीन्स होता है, कॉफ़ी के दाने होते हैं, उसको चुनना पड़ता है, और उसके बाद मतलब उसको साफ उफ करके फिर उसको बॉईल करके फिर उससे उसका एसेंस निकाल के कॉफ़ी बनती है, उसको धूप में भी सुखाते हैं। तो सवाल ये है कि भाई न्यूज़ में क्यों आ गया, कोरापुट के आदिवासी न्यूज़ में क्यों आ गए? भाई एक बहुत बड़ी कंपनी, उसका नाम है टाटा कॉफ़ी, जैसे टाटा टी है तो टाटा की एक कॉफ़ी भी आती है। उसने कोरापुट के आदिवासियों से डील करी है कि भैया हम सीधे आपसे कॉफ़ी खरीदेंगे, यानी कॉफ़ी की बीन्स खरीदेंगे, कॉफ़ी के हम दाने खरीदेंगे आपसे। और इतना बड़ा ब्रांड सीधे आदिवासियों से बीन्स ले रहा है, और इसके स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, इनकी कॉफ़ी बहुत महंगी आती है। तो मतलब इसका मतलब ये जो आदिवासी लोग हैं, कोरापुट के आदिवासी जो कि उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, इन लोगों का जो कॉफ़ी बनाने का तरीका है, जो बीन्स को बनाने का तरीका है, वो इतना अच्छा है कि इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की कंपनी भी इनसे सीधे खरीद रही है। तो इससे एक तरह से हमारे आदिवासियों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ भाई, हम जो काम कर रहे हैं उसकी देश विदेश में मांग है, उसकी देश विदेश में सम्मान है। और ये जो कोरापुट के आदिवासी हैं, ये पीबीटीजीज में आते हैं। पीबीटीजीज मतलब हमारे देश में इस समय कुल 75 पीबीटीजीज है, मतलब आदिवासियों में भी बहुत पिछड़ों में भी पिछड़े आदिवासी जो है उन्हें पीबीटीजीस कहते हैं, और ये देश में कुल 75 है हमारे। और ये जो पीबीटीजीस होते हैं इनको कौन लिस्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इनको लिस्ट करती है, मतलब ये आदिवासियों में भी बहुत सारे पिछड़े हैं। और इसी पीबीटीजी में कोरापुट वाले लोग हैं, और देखिए वो कितने आगे निकल गए कि उनकी कॉफी सीधे टाटा टी खरीद रहा है। मेरी बात क्लियर हो रही तो रिप्लाई करो। ओके सर। जी सर। तो बस आपको ये ध्यान रखना, कोरापुट कहाँ पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है, कोरापुट अभी न्यूज में क्यों था। अब कोरापुट में गेहूं नहीं होता, चावल नहीं होता, कॉफी होता है वहां पे, ठीक है ये आपको। अब भाई कोरापुट जैसे मैंने बोला जिला भी है, तो कोरापुट जिला वैसे एक समय पे ये नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, क्योंकि जहां भी नक्सली हैं देश में, असल में नक्सली जहां भी हैं, अगर मैं फिर से मैप में बनाना चाहूँ
जैसे मान लीजिए ये उड़ीसा है, ये आंध्र प्रदेश है और ये क्या है, छत्तीसगढ़। तो नक्सली जहां भी रहते हैं इस देश में वो ट्राई जंक्शन में रहते हैं। ट्राई जंक्शन मतलब जहां एक मतलब ऐसे इलाके में रहेंगे जहां पे 2 से अधिक राज्यों की सीमा लगती है, कि जब मान लो आंध्र प्रदेश से कोई पुलिस वाला मारे तो छत्तीसगढ़ भाग गए, छत्तीसगढ़ से मारे तो कहाँ भाग गए, उड़ीसा भाग गए। दूसरा नक्सली आपको वहां मिलेंगे जहां जंगल बहुत घने हैं। जहाँ जंगल बहुत घने मतलब वहाँ रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, तो वहाँ पे प्रशासन जल्दी घुस नहीं सकता। तीसरा नक्सली वहाँ रहते हैं जहाँ जनजाति लोग रहते हैं, क्योंकि ये इनमें इलिटरेसी बहुत है और इनको आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। मतलब शब्द मेरा गलत है, लेकिन आसानी से इनको बहलाया जा सकता है और जनता का सरकार के खिलाफ यूज़ किया जा सकता है। तो नक्सली हमेशा ऐसी लोकेशन पे रहते हैं। तो कोरापुट जो था एक समय इतना ज़्यादा प्रोन एरिया था कि यहाँ पे नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था और नक्सलियों ने यहाँ पे डेवलपमेंट होने नहीं दिया। और आज देखिए इसी कोरापुट के जो आदिवासी हैं वो कॉफी इतनी अच्छी बना रहे हैं, इतनी अच्छी उगा रहे हैं कि टाटा टी उनसे ले रहा है। तो ये एक डेवलपमेंट दिखा रहा है हमको कि प्रशासन अगर चाहे, सरकार अगर चाहे तो हम नक्सलिज्म भी खत्म कर सकते हैं और विकास भी ला सकते हैं। ऐसे ऐसे सुदूर एरिया में विकास ला सकते हैं जहाँ पे विकास था नहीं कभी। तो यहाँ पे 2-3 ट्राइब का नाम है। एक गदाबा ट्राइब मिलती है उड़ीसा में आपको, एक उमंतिया ट्राइब मिलती है। ठीक है, इनका नाम बस याद रखिए। और ठीक है, तो ये परोजा ट्राइब मिलती है। तो ये सारी ट्राइब जो है, जैसे भाई एमपी की कोई बात करें तो आप बोलते हैं कि यहाँ पे भील है, बैगा है, सहरिया है, पटेलिया है, गोंड है। तो वैसे उड़ीसा के ट्राइब के बारे में नाम पता होना चाहिए कि 16 ट्राइब है यहाँ पे। ज्यादा अंदर नहीं घुसना है, यूपीएससी वाले जो है एक बार घुस के पढ़ लेंगे। बाकी ये सारे जो उड़ीसा के ट्राइब है, ये सब लोग जो है, इन सबके जो भगवान है या इन सबके जो फैमिली है वो कौन सी फैमिली है, मुंडा फैमिली। मुंडा मुंडा फैमिली मतलब जो आपका झारखंड वाला इलाका है, उसके बाद जो उड़ीसा वाला इलाका है, बिहार वाला इलाका है, यहाँ पे मुंडा मुंडा और संथाल लोग बहुत सारे थे। तो इन्हीं लोग बढ़ते बढ़ते नीचे तक आ गए। ठीक है, तो इन लोगों का जो फैमिली ट्री है, ये फैमिली ट्री है वो आपको झारखंड उत्तराखंड में झारखंड और बिहार और पश्चिम बंगाल वाले एरिया में मिलता है। ठीक है, इन लोगों की भाषा यहाँ पे मुंडा है। और अभी हाँ, बिरसा मुंडा तो उनके भगवान है। बिरसा मुंडा तो उनके भगवान है। अगली न्यूज में चलते हैं। राष्ट्रीय महिला कोष को लेकर है, लेकिन न्यूज ये है कि इसको सरकार ने बंद कर दिया है। सरकार ने राष्ट्रीय महिला कोष को बंद कर दिया है। अब बंद कर दिया है तो भाई क्या था ये जान लेते हैं। असल में एक ऐसा कोष था जो महिलाओं को लोन देता था। कोष मतलब एक ऐसा, जिसे हम कैसे कि गुल्लक था, बटुआ था, भंडार था, जिससे किसको कोष मिलता था, महिलाओं को मिलता था। तो महिलाओं को कोष मिलता था तो बाई डिफॉल्ट किस मंत्रालय के अधीन आएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन आएगा। ठीक है, अब महिलाओं को जो पैसा मिलता था, क्यों मिलता था महिलाओं को पैसा? महिलाओं को पैसा मिलता था कि आप कोई रोजगार शुरू कर सके, आप कोई रोजगार शुरू कर सके। तो महिलाओं को जब रोजगार शुरू करना है, कोई भी रोजगार शुरू करना है, तो उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी। हाँ, उनको ट्रेनिंग भी मिलती थी पहले। तो उनको ट्रेनिंग प्लस रोजगार शुरू करने के लिए क्या मिलता था, इससे कोष इस कोष से पैसा मिलता था, पैसा मिलता था। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या अकेली महिला को ये पैसा मिलता था? नहीं, इस कोष से अकेली महिला को पैसा नहीं मिलता था। इस कोष से महिलाओं का ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैसा दिया जाता था। यानी ऐसे नहीं कि एक महिला आके बोली कि मुझे अचार की फैक्ट्री खोलनी है, मुझे सिलाई कढ़ाई करना, नहीं। आप कम से कम 10, अधिक से अधिक 20 महिलाएं आ जाइए, आप सब ट्रेनिंग लीजिए, फिर हम आपके एक समूह को, आपके स्वयं सहायता समूह को देंगे पैसा। तो यहाँ पे पैसा किसको मिलता था? महिला स्वयं सहायता समूह को मिलता था। नाम से लिखा है महिला कोष, तो महिलाओं को मिलता था। अच्छा अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें कितना पैसा मिलता था? तो यहाँ पे ये था कि प्रति राज्य को 1 करोड़ रुपए मिलता था। प्रति राज्य को सिर्फ 1 करोड़ रुपए पैसा मिलता था। यानी एमपी को 1 करोड़ रुपए मिला है। अब इस 1 करोड़ में एमपी अपनी कितनी महिलाओं या कितनी स्वयं सहायता समूह को क्या पैसा देगा वो एमपी जाने। तो कोई बड़ा कोष नहीं था, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक अच्छा पहल था ये। और सिर्फ महिलाओं को फोकस किया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन उनको इंडिविजुअल पैसा नहीं मिल रहा था, स्वयं सहायता समूह के रूप में मिल रहा था। और सरकार ने इसको बंद कर दिया। तो सरकार ने बंद कर दिया तो बुरी बात हो गई? नहीं, बुरी बात नहीं है। सरकार ने बोला यार हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिससे हम महिलाओं की मदद कर सकते हैं, तो अलग से एक नया कोष क्यों चलाएं? जैसे मान लीजिए मार्केट में 10 बस 1 बाई 1 चली रही है, अब 11वीं बस क्यों लानी? या हो सकता है बस तो 5 ही बस से काम चल रहा है, तो 6 बस क्यों चलानी? तो सरकार ने अपनी बुद्धि लगाई और उसने बोला कि यार इसमें पैसा भी कम मिलता था, दूसरा इसमें सिर्फ महिलाओं के लिए था। तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्कीम है, खासकर महिला और बाल विकास मंत्रालय बहुत सारी स्कीम चला रहा है जिसमें सिर्फ महिलाओं पे फोकस किया जा रहा है। तो सरकार ने बोला बंद कर देते हैं इसको। तो बंद कर दी सरकार, हमें इसको बुरा नहीं मानना, हमें बस ये जानना है कि राष्ट्रीय महिला कोष क्या था, किस मंत्रालय के अधीन था, कितना पैसा मिलता था, और सिर्फ महिला को मिलता था कि
ग्रुप को मिलता था। इतनी बात आपको जाननी थी। यहाँ तक की बात क्लियर तो रिप्लाई कर दो। यस सर। जी सर। ठीक, कल भी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी बायो बैंक के बारे में, और उसमें हम ये देख रहे थे कि जो दिल से जुड़ी हुई बीमारी है या दिल से जो ग्रसित बीमारी वाले लोग हैं, उनका हम ब्लड सैंपल लेंगे, उनका डीएनए लेंगे और उसके लिए पूरी पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे कि आने वाली बीमारी में उनको कितना खतरा है और किस तरह हम उनको बचा सकते हैं। तो बायो बैंक तो आप जानते हैं कि भाई हम यहाँ पे ब्लड का सैंपल लेंगे, डीएनए रखेंगे। तो अभी क्या हुआ है, आयुर्वेद का बायो बैंक, आयुर्वेद का बायो बैंक खोला गया है, और ये विश्व का पहला है। विश्व का पहला इसलिए कि आयुर्वेद को प्रैक्टिस भारत में ही किया जा रहा है, तो जो कुछ भी होगा भारत से होगा। और ये आयुर्वेद का पहला बायो बैंक है। बायो बैंक मतलब, अब यहाँ पे आयुर्वेद मतलब क्या भाई, आयुर्वेद मतलब जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, और तो हम उनके कुछ कुछ सैंपल्स को रखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक पूरा ब्रीफ केस है, मुझे मेरे पास एक कमरा है, मैंने यहाँ पे हर एक जड़ी बूटी के छोटे छोटे सैंपल रख लिए, और उसके साथ उसकी पूरी रिपोर्ट भी रख दी कि भाई अश्वगंधा से ये होगा, इलायची से ये होगा, भृंगराज से ये होगा। ठीक है, ये सब हमने तो एक तरह का बायो बैंक बनाया गया है। ठीक, तो अभी किसका बायो बैंक बना है, आयुर्वेद का बना है। आयुर्वेद का क्यों बना है, क्योंकि हमारे देश में बाकायदा एक मंत्रालय बना के रखा है हमने, उसका नाम है आयुष मंत्रालय। और आयुष मंत्रालय जो है, और अभी तो हमने बताया था कि शायद 2-4 दिन पहले की बात थी कि हमारे देश की एक हर्बल मेडिसिन है, उसका नाम है अश्वगंधा, और उस पर रिसर्च किया जा रहा है कि ये कोविड-19 से हमें बचा सकती है। वो ब्रिटेन की एक संस्था ने हमसे परमिशन मांगी थी, तो हमारे आयुष मंत्रालय ने बोला था ले जाओ भाई ले जाओ। हम तो कब से बोल रहे हैं कि हमारे जो पुराने ये हैं जड़ी बूटियां हैं, वैद्य हैं, या जो हमारी पुरानी पद्धति है मेडिसिन की, वो आपकी एलोपैथिक से बहुत अच्छी है। तो हम भी अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए एक बायो बैंक बना रहे हैं। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं बताने लायक। ठीक है, तो एक हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, यहाँ पे हमने एक बायो बैंक बनाया। ठीक है, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक, तो हमारी जो ये फिलहाल की मोदी सरकार है, ये इस चीज़ में बहुत ध्यान दे रही है कि किस तरह हम अपनी आयुष, आयुष जो पद्धति है, आयुष में पहला ए मतलब आयुर्वेद होता है, यू मतलब यूनानी होता है, आयुष। एस मतलब सिद्धा है, एच मतलब होम्योपैथी है, और एक और है इसका मतलब, इसका मुझे ध्यान नहीं नाम, कोई बता सकता है इस यू का क्या मतलब होगा। कोई होनहार, यूनानी। देखिए ए मतलब है आयुर्वेद, वाई मतलब है योगा, यू मतलब है यूनानी, एस मतलब है सिद्धा, एच मतलब है होम्योपैथी। इसके लिए पूरा पूरा मंत्रालय बना हुआ है हमारा, आयुष मंत्रालय। उसके अधीन हमने एक बहुत बड़ा संस्थान खोल दिया है, इसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नई दिल्ली में है। और आयुर्वेद को लेकर जो भी काम है सब यहीं पे हो रहे हैं। बायो बैंक भी कहाँ बना होगा, यहीं पे बना होगा। ठीक है, इस ये पूरा इंस्टीट्यूट में आप यूजी पीजी कोर्स करिए, बाकायदा डॉक्टर की डिग्री दी जाएगी। अभी तक क्या होता था, हमारे देश में डॉक्टर की डिग्री किसको मिल रही है, मोटे तौर पे जो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, यानी एमबीबीएस है, एमडी है तो ही। लेकिन अब सरकार इस मोड में आ गई है कि आयुष में भी एमबीबीएस कराएंगे, एमडी कराएंगे, और आयुष वालों को भी प्योर डॉक्टर या फुल डॉक्टर का दर्जा देंगे। दुनिया में ऐसा कोई ऐसा भी ट्रेंड नहीं है कि आयुष वालों को फुल डॉक्टर माना जाए, लेकिन भारत सरकार का मूड है कि हम तो मानेंगे फुल डॉक्टर। ठीक है, इसलिए भारत सरकार इतना काम कर रही है। मेरी बात क्लियर है, रिप्लाई कर दो। यस सर। उज्ज्वला 2.0, ये जो स्कीम है, इसके तस्वीर में दिख रहा है, गैस सिलेंडर देने की ये योजना थी, पहली योजना आ चुकी थी। इस योजना में हमने देश भर में 8 करोड़ लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई ये जो महिलाएं हैं घर की, पहली चीज़ तो रोज चूल्हा जलाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए, तो लकड़ी के लिए उनको जाना पड़ता है जंगलों में आसपास। दूसरा, जब लकड़ी जलती है तो लकड़ी तो कार्बन है, तो कार्बन निकलता है, और कार्बन निकलेगा तो फिर वो फेफड़ों में जाएगा और फिर अस्थमा करता था। यानी दोहरी मार, एक तो हम लकड़ी जला रहे हैं, पर्यावरण खराब कर रहे हैं, दूसरा अपने शरीर को खराब कर रहे हैं। तो मोदी सरकार ने बोला कि नहीं यार, हम अपनी जो माताएं बहनें हैं उनको इस तरह घुटने नहीं दे सकते किचन में।
सर जूम है बार बार बाहर क्यों निकाल रहा है? यार अभी तो मुझको नहीं निकाला हर्ष, जूम से बात करो आप। ठीक है चलो, ये रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है वैसे, इसकी मिल जाएगी। तो ये योजना मोदी सरकार ने लाई, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम हर व्यक्ति को, यानी हर व्यक्ति मतलब हर माता बहनों को क्या देंगे, एलपीजी सिलेंडर देंगे, जिससे कि एक तो लकड़ी की खपत कम हो जाए, दूसरा वो क्लीन एनर्जी, क्लीन ईंधन में अब खाना बनाए, उनका चूल्हा धुएं से ना भरा रहे, उनके शरीर को एडवर्स इफेक्ट नहीं हो, उनके लिए खाना बनाना दुस्वप्न ना हो। तो सरकार ने इसको शुरू किया। तो पिछला बार का जो टारगेट था वो था 6 करोड़, कि हम 6 करोड़ सिलेंडर देंगे, लेकिन वो टारगेट बढ़ के 8 करोड़ हो गया। टारगेट मतलब हमने अचीव किया, हमने 8 करोड़ सिलेंडर बांटे मुफ्त में। तो वो था उज्ज्वला स्कीम 1.2। अब 2.2 फिर आ रहा है, 2.2 आ रहा है, मतलब फिर से जो बचे हुए लोग हैं उनको हम क्या देंगे, एलपीजी सिलेंडर देंगे। अब एलपीजी मतलब क्या, एलपीजी मतलब पेट्रोलियम, तो किस मंत्रालय के अधीन आएगा? बिना दिमाग लगाए देख लो कि भैया पेट्रोलियम की बात है तो पेट्रोलियम मंत्रालय, और जो प्राकृतिक गैस का मंत्रालय उसके अधीन आएगा ये। मेरी बात क्लियर हो रही? रिप्लाई कर दो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो स्कीम थी ना, इसमें पैसा लिया नहीं जा रहा था, फ्री में दिया जा रहा था। 2016 में ये स्कीम आई थी और 8 करोड़ हमने उसमें, पिछली स्कीम ने हमने 8 करोड़ सिलेंडर दिए। लेकिन इस स्कीम का ये ड्रॉबैक ये था 1.0 का कि भाई पहली बार तो आपने सिलेंडर दे दिए, भर के दे दिया, लेकिन जब सिलेंडर खत्म हुआ तो सिलेंडर आ रहा था 800 रुपए का, तो भाई 800 रुपए उस गरीब के पास कहाँ थे, तो उसको सिलेंडर भरवा ही नहीं। जब भरवा ही नहीं तो फिर से वो चूल्हा में घुस गया। तो ये इसका ड्रॉबैक, कि सरकार अगर दे रही तो कम से कम 2-4 सिलेंडर भी तो मुफ्त में भरवाने की व्यवस्था कर देती। और आप देख ही रहे हैं कि सिलेंडर का रेट बहुत ज़्यादा है, तो सरकार फिर से 2.0 चलाएगी। पहला सिलेंडर तो लोग सब लेंगे हंसी खुशी क्योंकि फ्री में मिलेगा, लेकिन जब वो खाली हो जाएगा तो फिर लोग नहीं भरवाएंगे। खैर जो भी है, अच्छा कि सबको मिल रहा था सिलेंडर? नहीं। पहली चीज तो वुमेन को ही मिल रहा था, महिला को। दूसरा, SC ST महिला, या जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आते हैं, या जिनको अंत्योदय अन्न योजना के तहत आते हैं, या फिर जो बहुत पिछड़े वाले हैं, या जो टी गार्डन में काम करते हैं, या जो जंगलों से लकड़ियां लाते हैं, इन सबकी कैटेगरी थी, 7 कैटेगरी थी, उनमें से दिया जा रहा था। और कोई अगर किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा था तो जिले का कलेक्टर जो है वो भी लिख के दे सकता था कि हाँ इनको जरूरत है तो दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें सिर्फ सिलेंडर मुफ्त मिल रहा था। क्या मिल रहा था? सिलेंडर मुफ्त मिल रहा था। लेकिन सिलेंडर से तो खाना नहीं बनता, खाना तो स्टोव से बनता है और चूल्हे से बनता है। तो चूल्हा जो दिया जा रहा था ना वो पैसे में दिया जा रहा था, लेकिन चूल्हा भी EMI पे था। यानी मान लो चूल्हा आपका 1,500 का है तो 100 रुपए की किस्त बांध दी, आप भरते रहना। ठीक है, तो उज्ज्वला स्कीम जो है, एक स्कीम है उजाला, एक स्कीम है उजाला, और ये स्कीम है उज्ज्वला। उज्ज्वला समझ गए आप, पेट्रोलियम के लिए है, और वो LPG सिलेंडर के लिए। उजाला स्कीम में क्या है, LED बल्ब दिए जा रहे थे, LED बल्ब, कि भैया आप ये पीली लाइट से हटिए, सफेद लाइट में आइए, पीली लाइट बिजली बहुत खाती है, ऊपर से वेस्टेज भी बहुत होता है, इनकी लाइफ अच्छी होती है। तो उजाला जो स्कीम थी ना वो LED बल्ब के लिए थी, और उज्ज्वला जो है वो LPG सिलेंडर के लिए थी। यहाँ तक की बात क्लियर है? रिप्लाई करो। जी सर। अब ये यूपी से ही क्यों शुरू कर रहा है, यूपी में चुनाव इस साल से शुरू कर रहा है, इतना इसमें हमें नहीं घुसना है ना, ये सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। अब सवाल है कि भाई, ये जो सवाल है ना कि भाई धेमसा डांस जो है वो करेंग नाम की जनजाति की महिलाएं करती हैं, ठीक है? नहीं, धेमसा नाम का जो डांस है वो महिलाएं करती हैं, जो एक साड़ी पहनती हैं, जो साड़ी को करेंग कहते हैं। तो ये कौन सा है? ये आपको इसमें बुक में मिलेगा, नोट्स में मिलेगा, आप देख लेना। ठीक है, मैंने भी इसको ध्यान नहीं दिया था। करेंग नाम की साड़ी है, वो महिलाएं कोरापुट की हैं और वो धेमसा नाम का डांस करती हैं। तो वो किस ट्राइब की हैं? तो वो है गोदाबा टाइप की। आप पढ़ लिए होगा, देख लिए होगा, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं कि भाई इन निम्न में से कौन सा कानून अडॉप्शन से डील नहीं करता, यानी गोद लेने के अधिकार से डील नहीं करता? कौन सा कानून डील नहीं करता? निम्न में से कौन सा कानून गोद लेने वाले से डील नहीं करता? फिर से बोल रहा हूँ, गोद लेने से डील नहीं करता, गोद लेने से। देखिए ये जो कानून है ना हिंदू वाला, ये तो बोलता है गोद ले सकते हो। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसको बोलता है हर 18 साल से छोटा बच्चा होगा, ये भी बोलता है गोद ले सकते हो। लेकिन जो गार्जियन और वार्ड एक्ट था ना, इसमें पारसियों को, मुस्लिमों को, ईसाइयों को मना कर दिया गया था कि गोद नहीं ले सकते।
तो इसका राइट आंसर है ये, क्योंकि ये जो कानून है ये बोलता है कि गोद नहीं ले सकते, डस नॉट डील विथ अडॉप्शन। इसमें अडॉप्शन की बात ही नहीं है, ये बाकी सब अडॉप्शन से डील करते हैं। इसमें लिखा है कि अडॉप्शन से आप गोद ले सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? सर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसमें काम करता है? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये बताता है कि कौन बच्चा है और बच्चे के पास क्या क्या अधिकार है। तो ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आपको, जब उसके साथ कोई अपराध होगा तो भी इस एक्ट का जिक्र आएगा, जब कोई उसको गोद लेगा तब भी उसका जिक्र आएगा, कभी उसके माँ बाप अलग हो जाएंगे तो बच्चा किसके पास रहेगा तो भी इसका एक्ट आएगा। जुवेनाइल मतलब होता है 18 साल से कम, और उसके लिए न्याय का जो एक्ट है वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। तो यहाँ भी अगर कोई उसको गोद ले रहा है या नहीं ले रहा है या गोद लेके छोड़ रहा है तो यहाँ भी उसके जस्टिस की बात आती है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। अब ये कुंदूज, सारे पुल, तलोकौन, ये भी हाल ही में न्यूज में थी, कहाँ पे थी ये आप लोग ढूंढ के बताना मुझे। ठीक है, ये कुंदूज शहर, सारे पुल शहर, तालुकान शहर कहाँ पे? अफगानिस्तान। ढूंढ रहे हो क्या? अफगानिस्तान में मिल रहा है? क्यों मिल रहा है सब अफगानिस्तान में? क्योंकि ये सारे जो शहर है ना, इस पे तालिबान का कब्जा हो रहा है। तालिबान ने तालिबान कंट्रोल इन पे कब्जा कर रहा है, और अभी ऐसा लग ही रहा है कि 1-2 महीने बाद, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर ही शायद पूरा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में आ जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट? सर मेंस के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे? नहीं, क्योंकि आप लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते। मैं आपको भेजती हूँ। आप ही बस भेजते हो ना, बाकी लोग तो नहीं भेजते। आज मैं आप लोगों को लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, पेन टैब का उपयोग कर रहा हूँ, तो अब ये इशू नहीं रहेगा कि लाइट चली गई कुछ हो गया। बस ये जूम भाई साहब मेहरबान रहे, जूम हमको बाहर ना करे, बाकी आपको क्लास अब पूरी घंटे भर सही चलेगी, क्योंकि लैपटॉप में कोई इशू नहीं है फिर। ठीक है, ओके सर, चलिए, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।